ठीक है। एंड दोज फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ऐसे फ्रेम जिनके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकें वो कहलाते हैं इनर्शियल, और ऐसे फ्रेम जिनके ऊपर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल ना हो वो कहलाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आप कहोगे सर फ्रेम का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो फ्रेम का मतलब यहाँ पर होता है देखने वाला, ऑब्जर्वर। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक बहुत अच्छा मकान मिल गया, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक बहुत अच्छा मकान मिल गया, आप अपनी जगह खड़े होकर इस मकान को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताओ आपको ये घर कैसा दिखाई देगा, रुका हुआ कि चलता हुआ। एक घर है, बहुत अच्छा घर है, आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, आपको घर पसंद आ गया, आप खड़े होके उस घर को देखने लगे, ठीक है ना। तो आप ये बताओ ये घर आपको कैसा दिखाई देगा, घर आपको रुका हुआ दिखाई देगा कि चलता हुआ। घर चलता हुआ दिखाई देगा आपको। यार आप ये बताओ, ये घर है, आपका घर है, तो आपका घर चलता रहता है कि रुका रहता है, ये बताओ। ठीक है, आप देखने, हाँ, देखने वाले आप हो, भगवान नहीं देख रहे आपको, ठीक है ना। अगर भगवान देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, अर्थ के ऊपर घर रखा है, घर चला जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप कहीं से निकले, ठीक है ना, और आपको घर बहुत अच्छा लगा, आप अपनी जगह पे खड़े होके घर को देखने लगे, ठीक है ना। आप अपनी जगह पर रुक गए, आप खड़े हो गए और इस घर को देख रहे हो, तो ये घर कैसा दिखाई देगा, रुका हुआ, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और घर आपको रुका हुआ दिखाई देगा तो आप कहलाओगे ऑब्जर्वर, ठीक है ना। और ऑब्जर्वर जो होगा, ठीक है, अगर इसको कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिखाई देता है, स्टेशनरी दिखाई देता है, तो ऑब्जर्वर कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। आप क्या कहलाओगे अब, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। और किसी भी इनर्शियल फ्रेम के ऊपर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। कैसे एप्लीकेबल होंगे ये भी देख लो, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर ये घर रुका हुआ है तो इसको धक्का कौन दे रहा है, घर को, घर पर लगने वाला फोर्स कितना है, इस घर पर कितना फोर्स लग रहा साइड से, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको रुकी हुई दिखाई दे रही है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, जीरो, ठीक है ना। तो आप कहोगे इस पे लगने वाला फोर्स होगा जीरो, ठीक है ना। एफ की वैल्यू होगी जीरो। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन कितना दिखाई देगा, जीरो। एफ की वैल्यू भी जीरो रख दो, एम किसका, मास ऑफ दिस हाउस, ठीक है ना। ए की वैल्यू भी जीरो हो गई, तो जीरो इक्वल टू जीरो। यहां पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। ठीक है, यही तो है न्यूटन्स लॉ, एफ इक्वल टू एम ए। तो अगर कोई भी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो, मतलब रुका हुआ फ्रेम हो, रुकी हुई बॉडी हो, तो उस पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ। अब हम देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल मास होगा, देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला एम इंटू ए। एफ की वैल्यू जीरो है, मकान का जो भी मास है, 1000 किलो, 2000 किलो, 50,000 किलो, जो भी मास है वो मास वही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक्सीलरेशन तो जीरो है, तो मास में एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो हो गया, मास जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही इतनी, अब ठीक है। मास जीरो नहीं हुआ, मास में एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, एक दूसरा आदमी है और दूसरा आदमी, ठीक है, अपनी कार में बैठ के चला जा रहा है, उस मकान को देखता जा रहा है, ऐसा मान लें, ठीक है ना। एक गाड़ी में बैठा है, गाड़ी चली जा रही है, लेकिन गाड़ी जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना। गाड़ी जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब इस घर को आप कैसे देख रहे हैं,
आप चलते जा रहे हैं, घर को देखते जा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही? आप चलते जा रहे हैं, चलते 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 घर को देखते जा रहे हैं, ठीक है, ये बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप घर को कैसे देख रहे हो? चलते हुए। अब ये चलेगा v वेलोसिटी से आगे, ठीक है ना, तो घर कैसा दिखाई देगा इसको? ये दिखाई कैसा देगा? है कैसा उससे कोई मतलब नहीं, दिखाई क्या देगा ये बताओ आप तो। ये हो गया ऑब्जर्वर P, चलता हुआ दिखाई देगा। कहां चलता हुआ दिखाई देगा घर? ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसके पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक है ना। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0, बिल्कुल ठीक है। अब हम फिर से लगाते हैं न्यूटन लॉ। अब ऑब्जर्वर बी कहेगा कि F इक्वल टू एम ए पढ़ा था हमने न्यूटन लॉ में, ठीक है, कोई बात नहीं। इस पे लगने वाला फोर्स कितना है? घर पे लगने वाला फोर्स है 0। एम की वैल्यू कितनी है? एम। ए की वैल्यू फिर से 0 है, तो इसके बाद फिर से आ गया 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? न्यूटन लॉ फिर से एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं ये बताओ। अब आप ये बताओ, ऑब्जर्वर बी के लिए भी एप्लीकेबल हो गया, ऑब्जर्वर ए के लिए भी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ये कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी आर इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? अब हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। दोज फ्रेम विच आर स्टेशनरी, ऑब्जर्वर ही स्टेशनरी था, those frame which are stationary or moving with constant velocity are called inertial frame and Newton's law can be applicable in inertial frame, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब आप ये एक बात देखो, अब ऑब्जर्वर आने वाले हैं सी, अगले ऑब्जर्वर आने वाले हैं सी, हाँ, अब ये ऑब्जर्वर हो गया सी, ठीक है ना, और सी चल रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, मतलब घर को देखा, इन्हें घर पसंद नहीं आया, ये स्पीड से निकल गए, ठीक है ना, ये अपनी गाड़ी में बैठ के स्पीड से घर को देखते हुए निकल गए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आप ये बताओ, सी को ये घर कैसा दिखाई देगा? इस सी को ये वाला घर कैसा दिखाई देगा? एक्सीलरेशन में, कितने एक्सीलरेशन में? जितने एक्सीलरेशन से ये खुद चलेगा उतने से ही ये पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप किसी गाड़ी में बैठ के जाएं, ठीक है ना, और रोड को देखें नीचे, तो आपको दिखाई देगा कि रोड पीछे की ओर चली जा रही, ठीक है ना, ऐसा दिखाई देता है ना। अब आप ये देखो, सी चल रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे, तो ये इसको दिखाई देगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से पीछे जाता हुआ, ठीक है ना, ये खुद चलेगा आगे तो ये दिखाई देगा इसको पीछे जाता हुआ। यहां तक बात क्लियर है? अब आप एक बात समझना, अब हम लगाते हैं फॉर ऑब्जर्वर सी, ठीक है, ऑब्जर्वर सी के लिए न्यूटन लॉ एप्लीकेबल करो, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब आप ये बताओ, घर पर लगने वाला फोर्स कितना है? कितने लोग इसको धक्का दे रहे हैं? घर को कोई धक्का नहीं दे रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू है 0, घर का मास है m, और इसे कैसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है? किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हो, अभी हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखो, ऑब्जर्वर सी देखेगा कि घर तो चला जा रहा है इस तरफ, ठीक है ना, और सी वही बोलेगा जो उसे दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हर आदमी वही बात करता है जो उसे दिखता है, वही वो बोलेगा। तो ये तो बोलेगा कि हमें तो घर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, कितने एक्सीलरेशन से? ए एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो ये कहेगा 0 इक्वल टू एम ए, और यहां पर न्यूटन लॉ फेल हो गया, ठीक है ना, न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्जर्वर सी क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से चल रहे हैं, ये कहलाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
और इनके ऊपर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकते। ठीक है ना, कम से कम इस तरह तो नहीं हो सकते न्यूटन्स लॉ, ये तो फेल हो गया यहाँ पर। अब आप चाहते हो कि न्यूटन्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाए, न्यूटन्स लॉ लग जाए, तो क्या करना होगा? न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल करने के लिए, किसके लिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना होता है अपने मन से। ठीक है ना, हमें अपने मन से एक स्यूडो फोर्स लगाना होता है। स्यूडो फोर्स होता क्या है ये आप देख लो, क्या होता है, कहां पे लगता है, इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो, ऑब्जर्वर कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, देख किसको रहा है? इस घर को। जिसको देखेगा उस पर लगा दो एक स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स कहां लगाना है? जो भी इसके जाने की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। ठीक है ना, स्यूडो फोर्स को हमने लिख लिया एफ डैश। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि जहां भी ऑब्जर्वर जाएगा उसके अपोजिट लगता है स्यूडो फोर्स। ठीक है, किस पर लगता है? जिसको वो देखता है। ठीक है, स्यूडो फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ डैश। अब आप ये बताओ, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिर्फ ये बात देखो, स्यूडो फोर्स लगाते कहां पर है। अब देखो स्यूडो फोर्स होता कितना है। ठीक है, स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है, एफ डैश की वैल्यू होगी मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को ऑब्जर्वर देखता है उसका मास। तो किसको देख रहा है ये? इस घर को, तो इस हाउस का मास। ठीक है ना, एम। और एक्सीलरेशन कितना? जो एक्सीलरेशन इसको दिखाई देगा। ठीक है ना, इसको कितना एक्सीलरेशन दिखाई देगा? एक्चुअल में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, दिखाई क्या देगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको दिखाई देगा ए, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई? एम ए। ठीक है ना, अब आप यहां पे देखो, अब आप ऑब्जर्वर सी के हिसाब से घर को देखो, तो ये क्या कहेगा? क्योंकि हम चलते हुए ऑब्जेक्ट हैं तो इस पर कोई और फोर्स ना लगे, लेकिन स्यूडो फोर्स तो जरूर लगेगा, और एफ डैश एक फोर्स लग गया। ठीक है ना, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई? ये भी आ गया एम ए, इस तरफ भी था एम ए। ठीक है ना, एम ए इक्वल टू एम ए आ गया, तो अब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्लियर तभी होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केवल इतने से आपका ये क्लियर नहीं होने वाला कि ये वाला आदमी इसके ऊपर बैठा है, बस के ऊपर बैठा है, बस चली जा रही है। ठीक है ना, अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आदमी को देखो कि ये आदमी रुका हुआ है कि चलता हुआ आदमी है। तो अगर बस के अंदर आदमी बैठा है, बस चल रही, तो आदमी भी चलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये किसी को भी देखेगा तो चलते हुए ही देखेगा। ठीक है ना, तो हमें दो तरह की बात करनी है। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो वो कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चला जा रहा है। भले ही इतने से ये ऑब्जेक्ट, ये वाली बॉडी भी चल रही है जिसपे ये बैठा है। ठीक है ना, तो देखने वाला चल रहा है ना कि नहीं चल रहा, ये बताओ। भले ही वो उसी के ऊपर बैठ के चल रहा है, लेकिन चल रहा है। ठीक है ना, तो अगर देखने वाला चले तो ये कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, और देखने वाला रुका रहे तो वो क्या कहलाएगा? देखने वाला रुका रहे तो इनर्शियल फ्रेम, और चलते हुए जाए एक्सीलरेशन के साथ तो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये बात समझ में आ रही कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते क्या हैं? ठीक है, तो ये चलते हुए देख रहा है तो है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो लगाना पड़ेगा एक स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स एफ डैश इक्वल टू क्या होता है? जिस बॉडी को देख रहा है उसका मास, किसको देख रहा? भले ही उस पर बैठ के उसी को देख रहा है वो। ठीक है ना, इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका? जितने से वो खुद चल रहा है। ठीक है ना, अब आप ये बताओ, अब ये वाला आदमी जब इसको देखेगा तो इसका एक्सीलरेशन दिखाई कितना देगा? दिखाई कितना देगा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है हमें कोई मतलब नहीं, दिखाई क्या देगा ये बताओ। इसको दिखाई कितना देगा?
जब वो इसी पे बैठ के इसी को देखेगा तो एक्सीलरेशन दिखाई देगा 0। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पे लगाओ, जब 0 दिखाई देगा तो टोटल लेफ्ट साइड वाले फोर्स इक्वल टू टोटल राइट साइड वाले फोर्स 20 इक्वल टू 10 प्लस एफ डैश। ठीक है, एफ डैश की वैल्यू भी 10 है, तो 20 इक्वल टू 10 प्लस 10, 20 इक्वल टू 20। ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो गया। एक ब्लॉक है, इसका मास है 2 किलोग्राम। इस पर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये कहीं पर खड़े होके इसको देख रहा है। ठीक है, तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक अकॉर्डिंग टू ए। तो कैसे निकालोगे? F इक्वल टू एम ए। टोटल फोर्स क्या होगा? 20 आगे 10 पीछे, 20 माइनस 10 इक्वल टू 2a। इस तरह से आपने फाइंड कर लिया, ए की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर डाल दिया। ठीक है ना। ऑब्जर्वर भी इसी ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ है। आप इस तरह से कोशिश करो कि आप एक बस के अंदर बैठे हो, ठीक है ना, और बस के बगल में एक और स्टूडेंट बैठा है आपके बगल में। ठीक है, तो आप उस बगल वाले स्टूडेंट को देखो तो वो कैसा दिखाई देगा आपको? चलता हुआ कि रुका हुआ? स्टेशनरी दिखाई देगा। एक बात और, ठीक है, एक बात और समझना, आप कहां बैठे हैं? बस के अंदर। बस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप कितनी स्पीड से चल रहे होंगे? अगर बस की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, आप बस के अंदर बैठे हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? आप 20 मीटर पर सेकंड, जिसके अंदर आप बैठे हो वही स्पीड आपकी होगी, वही स्पीड बस की होगी। और आपको बस कैसी दिखाई देगी, या बस के अंदर बैठा हुआ दूसरा पैसेंजर कैसा दिखाई देगा? आप खिड़की से बाहर नहीं देख रहे, ठीक है ना, आप कहां पर देख रहे हैं? आप तो बस के अंदर देख रहे हैं, या बस के प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। तो कैसा दिखाई देगा? ये आदमी कैसा दिखाई देगा? रुका हुआ। जबकि आप भी 20 से चल रहे हो, ये भी 20 से चल रहा है, ये भी 20 से चल रहा है। ठीक है ना, सबकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम जिस ऑब्जेक्ट पर बैठे हों उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा? रुका हुआ कि चलता हुआ? स्टेशनरी दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर बी की। ऑब्जर्वर बी को सबसे पहले सिर्फ आप ऑब्जर्वर को देखो। ऑब्जर्वर बी को यहां बना लें थोड़ी देर के लिए। ऑब्जर्वर बी कितने एक्सीलरेशन से चल रहे हैं ये बताओ। ऑब्जर्वर बी ये चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ठीक है, अब ये हो गया चलता हुआ ऑब्जेक्ट हुआ कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, ये बताओ। सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सॉरी, सिर्फ हम इस बॉडी की बात कर रहे हैं जो देखने वाला है। ये रुक किसी भी बॉडी को, दूसरी बॉडी को रुक के देख रहा है कि चलते हुए देखेगा, ये बताओ। कैसे? मोशन में है ये। ठीक है, ये चलती हुई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप ये बताओ इस पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ये। नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। ठीक है ना, तो न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ब्लॉक पर, इसको ये देखना है, किसको देख रहा है? इस वाले ब्लॉक को। इस पर 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से लग रहा है इस पर। ठीक है, अब आप ये बताओ इस पर न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ऑब्जर्वर बी है तो न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स कहां लगाते हैं? ये कहां जा रहा है? आगे। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स कहां लगाओगे? इसकी डायरेक्शन के अपोजिट, एफ डैश। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश की वैल्यू होगी जिस बॉडी को देख रहा है उसका मास। ठीक है ना,
कितना मास दिया है इसका, एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, कितना मास होगा इसका, 2 किलोग्राम, ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसका, चलने वाले का एक्सीलरेशन और जिसको देख रहा है उसका मास, ठीक है ना। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है इतना। एक कार जा रही है, ठीक है ना, इसका एक्सीलरेशन है ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर नीचे हम कुछ पर्सन बनाते हैं, पर्सन ए ये स्टेशनरी है, पर्सन ए स्टेशनरी है, पर्सन बी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक और पर्सन है सी, ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। एक और पर्सन है डी, ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। एक कार है, कार के अंदर कोई आदमी बैठा होगा, ठीक है ना, कार चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं, ए बी सी डी और एक और बनाते हैं ई, ठीक है, ई ये जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, ठीक है। अब आपको बताना है पर्सन ए को ये कार कौन सी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी और कितने एक्सीलरेशन से चलती हुई दिखाई देगी। बहुत छोटी सी बात है और हमें इस कॉन्सेप्ट को लगातार लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो आप एक बात समझो, अगर एक आदमी रुका हुआ है तो जो कार जितने एक्सीलरेशन से चल रही है उतने एक्सीलरेशन से उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। तो ए को क्या दिखाई देगा, ए कार, ठीक है, ये वाली कार आगे जाती हुई दिखाई देगी, एक्सीलरेशन कितना दिखाई देगा, जो इसका ओरिजिनल एक्सीलरेशन है यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बी के लिए क्या होगा, बी खुद जा रहा है उसी डायरेक्शन में 2 से और कार जा रही है 10 से, तो बी क्या ऑब्जर्व करेगा, बी को दिखाई देगा जैसे ये कार कितने से आगे जा रही हो, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जा रही हो। सी को ये कार कैसी दिखाई देगी, जितने एक्सीलरेशन से कार चल रही है उतने ही एक्सीलरेशन से सी चल रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ ये कार कैसी दिखाई देगी सी को, स्टेशनरी, तो एक्सीलरेशन कितना दिखाई देगा, 0। डी चल रहे हैं 15 से, तो ये तो कार से आगे निकल जाएंगे, तो इन्हें कार कैसे दिखाई देगी, पीछे जाती हुई, ठीक है ना, एरो अपोजिट बना दें। और कितना एक्सीलरेशन दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात भी क्लियर है, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इतना। चलो, और ई को कैसा दिखाई देगा, ई इस तरफ जा रहा है, कार इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो ई को कैसा दिखाई देगा, कार इसी डायरेक्शन में जाती हुई कितने एक्सीलरेशन से, 10 + 3 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट का हम लगातार यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सीलरेशन वाला, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ, इतने में कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो एक बात और देखो, एक पर्सन और बनाते हैं, ई तक हो चुके हैं। अगला हम लेते हैं एफ, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब इसको ये कैसा दिखाई देगा, अब बताओ, एफ की वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो ये चल रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो जितने से चलते हैं उसी से दिखाई देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है, ये है वेलोसिटी, तो कितने से जाता हुआ दिखाई देगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर वेलोसिटी गिवन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह ही कंसीडर करोगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चाहे इस तरफ हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। एक और पर्सन है जी, ये इस तरफ चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, तो इसको भी कैसा दिखाई देगा, इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलता हुआ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है, और लिफ्ट जा रही है ऊपर, एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इसको देखने वाले कुछ पर्सन बनाते हैं। सबसे पहले पर्सन ए, ये अपनी जगह पर स्टेशनरी है और आपको फाइंड करना है, फाइंड एपरेंट वेट ऑफ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट अकॉर्डिंग टू ए। ठीक है, ए के हिसाब से जो पर्सन लिफ्ट के अंदर है इसका एपरेंट वेट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही सबको? तो आप ये देखो किस तरह से फाइंड करोगे। सबसे पहले इसका हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो इसका वेट लगेगा, कितना लगेगा, 500 न्यूटन नीचे लगेगा, और रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर आर। ठीक है ना, आपको ये बताया था एपरेंट वेट का मतलब आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, एपरेंट वेट यानी आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका मास है 50 किलोग्राम। ठीक है, अब आप ये देखो, ए इसको देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, ये तो स्टेशनरी है, तो जितने एक्सीलरेशन से जाएगा उतने ही एक्सीलरेशन से जाता हुआ दिखाई देगा। तब आप इक्वेशन क्या लगाओगे, आप इसमें बोलोगे आर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, आर माइनस 500 इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू है 50, ए की वैल्यू है 5। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 500 प्लस 250 इक्वल टू 750 न्यूटन। ठीक है ना, तो जो ऑब्जर्वर ए है इसका एपरेंट वेट कितना ऑब्जर्व करेगा, 750 न्यूटन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें ऑब्जर्वर को चेंज करते जाएंगे। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए हमें एपरेंट वेट फाइंड करने हैं। ठीक है, कंडीशन यही है। देखो अब आप समझो, एक दूसरा पर्सन है बी। ठीक है, अब ऑब्जर्वर हो गया बी, और बी भी एक लिफ्ट के अंदर है और ये भी ऊपर जा रहा है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ठीक है, अब बी है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इसको देखता है। ठीक है ना, तो आपको निकालना है फाइंड एपरेंट वेट ऑफ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी। ठीक है, ऑब्जर्वर बी के हिसाब से आपको इसका वेट निकालना है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको इसका मास दे दें। ठीक है, बी का मास है 40 किलोग्राम, तो ध्यान रखना ऑब्जर्वर के मास से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, ऑब्जर्वर की चाहिए आंखें, आंखें सही हो और कोई दिक्कत नहीं, ये अपने आंख बना ली। ठीक है ना, ऑब्जर्वर का काम है इसको देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है ना, ऑब्जर्वर कितने भी किलो का हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आप देखो, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो खुद चलता हुआ ऑब्जर्वर है कि रुका हुआ है। पहले ये देखो, सबसे पहले आप ये बताओ, ऑब्जर्वर अपनी जगह से स्टेशनरी है कि ये चल रहा है? आप लोग कहेंगे सर ये चल रहा है। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर देखते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से।
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी कोई बात नहीं, ठीक है ना, उसको आप कंसीडर करोगे एज ए स्टेशनरी। लेकिन ये तो चल रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, ठीक है ना। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अगर ऑब्जर्वर चलते हुए किसी को देखता है तो इसमें न्यूटन्स लॉ सीधे सीधे अप्लाई नहीं कर सकते जैसा हम लोग पहले कर रहे थे। तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, अब आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा ये बताओ। अब हमें लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स कहां लगाओगे, जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जा रहा है ऊपर, तो स्यूडो फोर्स आप कहां पे लगाएंगे, नीचे, ठीक है ना। तो यहां पर हम लगाते हैं एक स्यूडो फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स को नाम दे दिया एफ डैश। इसकी वैल्यू क्या होगी, स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश की वैल्यू होगी स्यूडो फोर्स जिसको देख रहा है उसका मास कितना है 50, और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन है 2, तो 50 इंटू 2 लिखेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है बेटा इतना। चलो अब एक बात और देखो, ये वाली लिफ्ट जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर, ये वाली लिफ्ट जा रही है 2 से, तो ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो कितने से चलता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअल में तो जा रहा है 5 से, लेकिन चलता हुआ दिखाई कितने से देगा, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, या रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो आप लोग हमें ये बताओ चलता हुआ कितने से दिखाई देगा, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, हम अलग से लिखे दे रहे हैं, ये व्हाइट कलर से जो भी होगा इतने से चलता हुआ दिखाई देगा। तो ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको ये नहीं लेना, आपको क्या लेना है जो दिखाई देगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, दिखाई क्या देगा वो हमें लेना है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ मैं, ठीक है ना। अब हम इस पे इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमने न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर एक स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब बी इसको देखेगा तो दिखाई कौन सा देगा, ये वाला, कहां जाता हुआ दिखाई देगा, ऊपर। तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले फोर्स, ठीक है। नीचे वाले फोर्स कौन कौन से हैं, 500, एक तो ये फोर्स है 500, दूसरा ये वाला फोर्स 50 इंटू 2, ठीक है। 100 लिख दें इसको, इक्वल टू क्या होगा m इंटू ए 50। अब ये ध्यान रखना कौन सा लेना है, ये वाला जो दिखाई देगा, ठीक है। सॉल्व करो कितना आता है, r माइनस 600, r माइनस 600 इक्वल टू 150, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 750 न्यूटन, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है बेटा इतना। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, सी चल रहा है ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। अब आपको निकालना है फाइंड एपरेंट वेट ऑफ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट अकॉर्डिंग टू सी। सी के हिसाब से इसका निकालना है एपरेंट वेट, ठीक है ना। अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं, देखो अब आप ये देखो, सी अगर इसको देखेगा, ये भी 5 से चल रहा है, ये भी 5 से चल रहा है, मतलब बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, तो कैसा दिखाई देगा। अब सी को ये कैसा दिखाई देगा, स्टेशनरी, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम इसमें ऑब्जर्वर सी को 5 से चलता हुआ भी ले सकते हैं, या हो सकता है ऑब्जर्वर सी को हम इसके बगल में बैठा दें, एक ही बात है। हो सकता है ऑब्जर्वर सी इसी लिफ्ट में बैठा होता तब भी वही आता, ठीक है, या बगल वाली लिफ्ट में चल रहे होते तब भी यही आता, ठीक है। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है। चलो अब आप एक बात देखो, सी को ये चलता हुआ दिखाई देगा ए इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये चेक करना है हमें कि इसमें, हाँ एक मिनट बेटा, अभी देखो, हमें ये चेक करना है कि ऑब्जर्वर सी रुका हुआ है कि चल रहा है, सिर्फ इतना सा बताओ, ऑब्जर्वर सी रुका हुआ है कि चल रहा है। तो ये रुका हुआ तो नहीं है, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है ऊपर की ओर,
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स एफ डैश। ठीक है, एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, जिसको देख रहा है उसका मास और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 5। चलो इसमें फिर से लगाओ, देखो ये तो कहीं चल ही नहीं रहा, तो आप क्या कहोगे, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो आर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर इक्वल टू 500 प्लस 250 इक्वल टू 750 न्यूटन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इससे देखो एक बात और क्लियर होने लगी होगी अब तक, ऑब्जर्वर कोई भी हो, चाहे स्टेशनरी हो या चलने वाला हो, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। कैसी भी कंडीशन लें, कोई भी कंडीशन लें, आंसर में थोड़ी चेंज आएगा। ठीक है, ये बताओ देखने वाले से इस पर क्या फर्क पड़ने वाला, इसका जो वेट है वो तो वेट वही रहेगा। ठीक है ना, देखने वाला कोई भी हो। ठीक है, आप ये बताओ अगर हम आपसे बोलें कि आप 50 किलो के हो और आपको ये देख रहे हैं तो आपका वेट कितना हो जाएगा, तो यार इससे क्या फर्क पड़ने वाला, आपको कोई भी देखता रहे, अगर देखने से वेट में कोई चेंज आने लगता तो फिर आपको ऐसे ही कर देते भैया इनको देखने से वेट कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। आ रही बात समझ में, एपरेंट एक्सीलरेशन सॉरी एपरेंट वेट ऑफ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, इसको डी नाम दे दें, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर डी। देखो ये आ रहा है नीचे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना दिखाई देगा, आप कितना दिखाई देगा, ये इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, ये दिखाई देगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहां तक क्लियर है। अब आप ये देखो, ये आ रहा है नीचे, तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, अब स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, एफ डैश लगेगा ऊपर। एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, इसका मास 50 और देखने वाले का एक्सीलरेशन 3 इक्वल टू आ जाएगा 150। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिर से देख लो एक बार, स्यूडो फोर्स एफ डैश लगेगा ऊपर क्योंकि ऑब्जर्वर आ रहा है नीचे। ठीक है ना, एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ बॉडी इनसाइड द लिफ्ट इनटू जो भी ऑब्जर्वर है उसका एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम किसके हिसाब से लगाएंगे, इसके हिसाब से। ठीक है ना, एक्सीलरेशन, नया एक्सीलरेशन क्या होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कहां जाता है वो दिखाई देगा ऊपर। अब आप इसमें अप्लाई करो, तो ऊपर वाली फोर्स कौन कौन से हो गए, आर प्लस एफ डैश, एफ डैश यानी स्यूडो फोर्स, माइनस नीचे वाला फोर्स कितना है 500 इक्वल टू क्या आएगा, एम इंटू ए, एम की वैल्यू है 50, ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है 8। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, आर प्लस एफ डैश, आर प्लस एफ डैश की वैल्यू है 150 माइनस 500 इक्वल टू 400, ये कितना आ जाएगा, माइनस 350, इस तरफ जाके हो जाएगा 750। तो आर की वैल्यू फिर से आ जाएगी 750 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, अब है ऑब्जर्वर ई, ई कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड एपरेंट वेट ऑफ पर्सन इनसाइड द लिफ्ट अकॉर्डिंग टू ई, ई के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, अब आप देखो फिर से, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे स्यूडो फोर्स, ये जा रहे हैं ऊपर, स्यूडो फोर्स अब लगेगा नीचे। ठीक है, कितना लगेगा, एम यानी 50 और ए कौन सा लेंगे 7। ठीक है, अब आप ये देखो, ये 7 से जा रही है तो इनसे भी ऊपर निकल जाएंगे, और ये कैसे दिखाई देंगे इनको। ठीक है, ये नीचे होते हुए लगातार इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये तेजी से जा रहे हैं, ये धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जब ई इस वाले को देखेगा तो कहां दिखाई देगा, नीचे जाता हुआ। ठीक है, कितने एक्सीलरेशन से 2, ए की वैल्यू क्या दिखाई देगी
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है जो दिखाई देगा, ठीक है। अब आप देखो 500, नीचे वाले फोर्स बड़े होंगे क्योंकि नीचे आता वो दिखाई दे रहा है। 500 प्लस 50 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 350 माइनस आर इक्वल टू एम ए, 50 इंटू 2, ठीक है। ये कितना आ गया, 850 माइनस आर इक्वल टू 100, ठीक है ना। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर से वही आएगा 750, ठीक है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई, किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर स्यूडो फोर्स लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है, ठीक है, चाहे केस कोई भी हो। अब आप ये देखो, तो स्यूडो फोर्स हम लोग कब लगाएं कब ना लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन नहीं होगा, यहाँ तो हमने मेंशन कर दिया कि ऑब्जर्वर ये है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको स्यूडो फोर्स लगाना बेनिफिशियल होगा, और कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर स्यूडो फोर्स ना लगाएं तो जाना बेनिफिशियल होगा। तो ये हमें पहचानना है। तो धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके माध्यम से क्लियर होता जाएगा कि कहां पर हमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करना है और कहां पर अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ऑफ मास है 2 किलोग्राम, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोग कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है विद एक्सीलरेशन ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब फाइंड कर सकते हैं आप लोग, ध्यान रखना। अभी तक क्या होता था, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते थे ये होती थी फिक्स क्वांटिटी, इसमें कोई चेंज नहीं होता था, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ये पूरा सिस्टम ही ऊपर उठता जा रहा है, साथ में इसके एक साथ दो मोशन होंगे। ये वाली जो बॉडी है नीचे आएगी, ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी, और साथ में पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है इतना। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, विद स्यूडो फोर्स और विदाउट स्यूडो फोर्स। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर को अगर हम जमीन पर बिठा दें, अगर ये ऑब्जर्वर जमीन पर बैठा हुआ है तो अब ये क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। ऑब्जर्वर क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। अब हमें कहीं पर भी स्यूडो फोर्स नहीं लगाने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, जितने फोर्स अभी तक हम लोग लगाते थे वो तो लगा ही है। इसका वेट लगाना है नीचे, कितना हो जाएगा 20। इसका वेट भी नीचे लगाना है, कितना हो जाएगा 10। यहां तक बात क्लियर है। यहां से लेके यहां तक लगाने हैं टेंशन, ये हो गया टेंशन टी, ये भी हो गया टेंशन टी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है बेटा, इतना तो हम लोग लगाते ही थे अभी तक, कोई बात नहीं। अब आप ये देखो, ये वाली बॉडी कहां जाएगी, अगर ये रुका हुआ होता, मान लो ये है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये है नहीं। अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अब आप क्या बोलते हैं, आप ये बोलते हैं कि सर ये नीचे आएगा एक्सीलरेशन ए से, और ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी एक्सीलरेशन ए से, ऐसा ही होता ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला भी ऊपर जा रहा है और ये वाला भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें पूरे सिस्टम के ऊपर चलने की वजह से ये ऊपर चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये वाला भी ऊपर चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये एक्सीलरेशन क्यों लगाया, क्योंकि सिस्टम ऊपर चल रहा है। और ये वाले क्यों लगाए, क्योंकि हमें मालूम है ये बॉडी हैवी है, ये नीचे आएगी, ये वाली बॉडी। अभी ऑब्जर्वर कैसा रुका हुआ, कहीं पर भी हमने स्यूडो फोर्स नहीं लगाया। अब आप इस वाली बॉडी को देखो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 2 से जा रहा है ऊपर और ए से आ रहा है नीचे,
ठीक है, किसको बड़ा माने, कुछ वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो एक काम करो किसी को भी बड़ा ले लो, ठीक है ना। आप मान लो कि ये नीचे आ रही है, ठीक है ना। अगर ये नीचे आएगी तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ए से नीचे आना, टू से ऊपर जाना, तो नीचे कितने से आएगा, ए माइनस टू। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि ए से नीचे आ रहा है, टू से ऊपर जा रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, किसी को भी बड़ा ले सकते हो। अगर हमने ए को बड़ा लिया तो रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, ए माइनस टू। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अभी हम कुछ रिलेटिव नहीं ले रहे, हम केवल ऐसा ले रहे हैं कि इसको एक आदमी नीचे खींच रहा है ए से और एक आदमी ऊपर खींच रहा है टू से। ठीक है, नीचे वाले का हमने मान लिया कि ये बड़ा होगा तो ये माइनस टू लिख दिया, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है ना। अब आप इसमें इक्वेशन लगाओ न्यूटन लॉ के हिसाब से। ठीक है, ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, 20 माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू 2 और एक्सीलरेशन क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए माइनस टू। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो गई। इससे हम टी की वैल्यू फाइंड कर लें, थोड़ा ठीक ठाक कर लें इसको। 20 या टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, सही बोल रहे हैं। ये हो जाएगा 24 प्लस, सॉरी 24 माइनस टू है, 24 माइनस टू। अब ठीक है क्वेश्चन, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। चलो अब हम सेकंड बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड बॉडी के लिए देखो, टू भी ऊपर ले जा रहा है, ए भी ऊपर ले जा रहा है, तो इसमें कोई तक की बात ही नहीं कि ऊपर जाएगा ये। ठीक है ना, कितने से ऊपर जाएगा, दोनों लोग उसको ऊपर खींच रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना होगा, ए प्लस टू। हमें ये वाला एक्सीलरेशन लेना है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। क्लियर है इतना। ए प्लस टू से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो इक्वेशन कैसे लगाओगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला बड़ा होगा, टी माइनस, ठीक है 10 इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है ए प्लस टू। ठीक है, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस तरफ जाके हो जाएगा 10 प्लस ए प्लस टू। ठीक है, टी की वैल्यू आप यहां पर रख दो इक्वेशन नंबर 1 से, 24 माइनस टू ए। ठीक है, टी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से यहां पर रख दी। ठीक है, 24 माइनस टू ए इक्वल टू क्या आएगा, 10 प्लस टू हो गया 12 प्लस ए, इस तरफ जाके हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू आएगी 4 और ए की वैल्यू आ गई तो हम कहीं से भी टी निकाल सकते हैं। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 8, यह जाएगा 16 न्यूटन। ठीक है, देख लो टी की वैल्यू आ जाएगी 16। हाँ, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स। अब आप देखना, अब हम क्या करें, ऑब्जर्वर को अगर हम यहां बिठा दें, ठीक है, और इस तरह की बात मत करना कि सर ये बैठ जाएगा तो डंडा टूट जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इसका वेट आ जाएगा। अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं ऑब्जर्वर का मास है ही नहीं, हमें तो चाहिए केवल आंखें। ठीक है ना, ऑब्जर्वर के मास से कोई मतलब नहीं ना, आप ये समझना कि इसके मास का कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है, बस आप ऐसा मान लो कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, अब आप ये बताओ, जब ये यहाँ पे बैठेगा, ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर कहाँ जाएगा, ऑब्जर्वर चलेगा कि अपनी जगह पे रुका रहेगा, ये बताओ। आप एक बस के अंदर बैठे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक बस के अंदर बैठे हो, बस चली जा रही है, तो आप रुके थोड़ी रहोगे। ठीक है, जितने एक्सीलरेशन से बस चल रही है उतनी एक्सीलरेशन से आप चलोगे। तो जब ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, तो ऑब्जर्वर भी चलेगा। ठीक है, और कितने एक्सीलरेशन से चलेगा, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन होगा जितने से पूरा सिस्टम चल रहा है, ए इक्वल टू 2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। चलो अब इसके बाद देखो, रस्सी है तो हमें टेंशन तो लगाना ही पड़ेगा। अब आप ये देखो, इस आदमी को ये कैसा दिखाई देगा, ये सिस्टम,
ठीक है। अब इस आदमी के हिसाब से सोचो, ये आदमी जिस सिस्टम पे बैठा है, मान लो आप एक बस के अंदर बैठे हैं, आप इस बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और एक पैसेंजर पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट की ओर जाता है। आप अपनी जगह बैठे हैं, बस चली जा रही, कोई बात नहीं, बस को चलने दो, ठीक है ना। एक बस चल रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ये आदमी यहां से आगे चलता है और इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या दिखाई देगा? आप बस के अंदर बैठे हैं, आप इसको देख रहे हैं, क्या दिखाई देगा? कितने से जाता हुआ दिखाई देगा ये आदमी? बताओ। बस आप भी बस के अंदर हैं, आदमी भी बस के अंदर है, ठीक है ना। बस के अंदर 2 सीटें हैं ना, 2 तरफ की सीटें हैं ऐसे। आप अपनी सीट पे बैठे हैं, ये आदमी बगल वाली साइड से आगे निकलता है या गैलरी में से आगे निकलता है, ठीक है। आप बैठे बैठे इसको देख रहे हैं, जितने से जाएगा उतने से दिखाई देगा, बस कितने से भी चल रही हो क्या मतलब, ठीक है ना। आपको ये कोई मतलब नहीं कि आप 5 से चल रहे हैं, अब तो आप अपने आप को बस के अंदर बैठा हुआ मानोगे ना, स्टेशनरी मानोगे ना। चलो, बिल्कुल यही कंडीशन यहां पर है। जब ये 2 से चलेगा तो इसको दिखाई देगा कि 2 किलोग्राम की बॉडी नीचे जाएगी एक्सीलरेशन ए से, और 1 किलोग्राम की बॉडी एक्सीलरेशन ए से ऊपर जाएगी। सिर्फ एक ही मोशन इसको दिखाई देगा कि ये वाली बॉडी नीचे जा रही, ये वाली बॉडी ऊपर जा रही, इसके अलावा कोई और मोशन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आप बस के अंदर बैठे हो, भले ही आप चले जा रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि ये आदमी चलेगा। हाँ, अगर कोई आदमी बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो इसको कुछ अलग दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अभी हम बाहर से ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे, हम ऑब्जर्वेशन कहां से ले रहे हैं? अंदर बैठे हुए, ठीक है। तो अब ये पर्सन ये हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे? चलो, अब आप ये बताओ, ऑब्जर्वर तो चलता हुआ ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। और जब कोई भी ऑब्जर्वर चलेगा एक्सीलरेशन के साथ तो हम क्या लगाते हैं इसमें? स्यूडो फोर्स, ठीक है। जब ये ऊपर चलेगा तो स्यूडो फोर्स कहां लगाने पड़ेंगे अब हमें? जहां भी ऑब्जर्वर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें भी स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, इसको नाम देते हैं F1 डैश, और इसमें भी स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, इसको नाम देते हैं F2 डैश, ठीक है। F1 डैश की वैल्यू क्या होगी? F1 डैश की वैल्यू क्या होगी बताओ? F1 डैश की वैल्यू होगी, इसका मास कितना था? 1, ठीक है ना। इसका मास है 1 किलोग्राम, और इसका एक्सीलरेशन 1 इंटू 2 यानी 2, तो F1 डैश की वैल्यू आ गई 2। F2 डैश की वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। इसका मास, इसका एक्सीलरेशन, ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? F1 डैश की वैल्यू और F2 डैश की वैल्यू आ गई है 2 और 4, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा इतना? चलो, अब हम यहां पर ये 2 और 4 यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे लगा दिया 2, यहां पे लगा दिया 4, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसा दिखाई दे रहा है, ये बॉडी कैसी दिखाई दे रही? ऊपर जाती हुई, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखो जैसे हम लोग लिखते थे अभी तक। क्या इक्वेशन लिखोगे? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले फोर्स, ठीक है। नीचे वाले फोर्स क्या है? 10 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? T, ये हो गया 10, ये स्यूडो फोर्स का हो गया 2, इक्वल टू क्या आएगा? 1 इंटू ए, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन इससे लिखते हैं, ये कहां आती है दिखाई दे रही? नीचे। कितना हो जाएगा टोटल? 20 + 4 इक्वल टू 24, माइनस क्या होगा? T, इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू क्या आएगा? 2a, ठीक है ना। अब आप T की वैल्यू यहां से निकाल दो, T इक्वल टू क्या कहलाएगा? a + 12, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 24 माइनस a + 12 इक्वल टू 2a, ठीक है। कितना आ जाएगा?
12 माइनस 24 माइनस 12 ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a। देखो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 4, पहले वाले केस में भी आई थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टेंशन फाइंड कर लो कहीं से भी, यहां से निकाल दें। टी कितना आएगा a प्लस 12, a की वैल्यू है 4, 4 प्लस 12 कितना हो गया 16 न्यूटन। ठीक है, देखो आंसर वही आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक। हम यहाँ पे दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आप ये देखो कि इसका मोशन कैसा होगा। बात समझना, सारी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये वाला ब्लॉक धीरे 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 नीचे आएगा और जैसे ही ये नीचे आएगा ये वाली जो बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये बेज है ये पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा फाइंड करना है। तो क्या होगा, जैसे ही इसको हम यहाँ से छोड़ेंगे धीरे 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 नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक धीरे धीरे पीछे होता जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं इसका डायग्राम किस तरह से होगा, किस तरह से ये आगे जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट केस ऐसा बनाते हैं, ये हमारा बेज हो गया, इसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, और इस पर रखा है स्मॉल एम। सबसे पहले हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस किनारे पर रखा है, ये रखा है स्मॉल एम का, स्मॉल एम मास का पार्टिकल। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये आएगा नीचे तो ये वाला बेज पीछे हो जाएगा। ठीक है ना, किस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब तक ये वाला ब्लॉक कहां पर आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे, यहां बना लें। चलो इसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा और नीचे आएगा, ये वाला जो ब्लॉक है ये थोड़ा और पीछे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगर आप यहां पर खड़े होकर एनालिसिस करेंगे, अगर आप थोड़ा दूर खड़े हो गए जमीन पर, ठीक है ना, और आप इन दोनों के मोशन की एनालिसिस करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, कौन सा ब्लॉक कैसा दिखाई देगा ये देखते हैं। देखो ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये आपको दिखाई देगा पीछे आता हुआ। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा दूर खड़े होके केवल बड़े वाले ब्लॉक को देखेंगे तो आपको ये वाला ब्लॉक अपनी जगह से पीछे आता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ एक ही मोशन दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें छोटे वाले ब्लॉक की, ठीक है ना, तो आप इसका सेंटर देखो, मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया, इसका मोशन मिलाते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर आप थोड़ा दूर खड़े होकर, थोड़ा सा दूर खड़े होकर इस वाले ब्लॉक के मोशन को देख रहे हैं तो पहले आपको ये यहां दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद आपको ये यहां दिखाई देगा, थोड़ी और देर बाद ये आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, और इस तरह की मोशन की एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा। ठीक है ना, तो अगर हम इस आदमी को इसी बेज के ऊपर खड़ा करते हैं, अब इसको इसका मोशन कैसा दिखाई देगा, सिर्फ एक ही मोशन दिखाई देगा नीचे जाता हुआ। ठीक है ना, तो हमें यहां पर ये देखना है कि हमें किस कंडीशन में इनर्शियल फ्रेम लेने में फायदा है और किस कंडीशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम लेने में फायदा है, ये हमें देखना पड़ता है। समझना, ये है कैपिटल एम। ठीक है ना, तो इसका वेट कहां लगेगा, इसका वेट लगेगा नीचे, कितना लगेगा, कैपिटल एम जी। ये इसकी कांटेक्ट सरफेस आपको दिखाई दे रही, और अगर कांटेक्ट सरफेस होगी तो कौन सा फोर्स लगता है, एक रिएक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन फोर्स को आप आर भी दे सकते हो और आप चाहो तो एन भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है आप क्या लेना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पर रिएक्शन फोर्स लगा देते हैं एक। ठीक है,
इस पर रिएक्शन फोर्स लगा देते हैं R1, ठीक है, इस पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं R1। अब आप यहां पर देखो, ठीक है ना, ये वाला जो ब्लॉक है स्मॉल m, इसका वेट लगेगा नीचे, कितना लगेगा mg, ठीक है। और ये जो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं R2। इस पर भी लगेगा R2, इस पर भी लगेगा R2, ठीक है। इसका मोशन कैसा होगा, इस बड़े वाले ब्लॉक का मोशन होगा इस तरफ, इसको नाम दिया है A0, ठीक है। और इस वाले ब्लॉक का मोशन कहां पर होगा, नीचे, इसको नाम दिया है E, ठीक है। अब आप इतना देखो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये बना लिया हमने फ्री बॉडी डायग्राम, इस पर लगने वाले सारे फोर्स अप्लाई कर दिए। चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक ब्लॉक को अलग अलग लेते हैं। सबसे पहले हम बड़े वाले ब्लॉक को लेते हैं, कैपिटल M, ठीक है ना, कैपिटल M वाले ब्लॉक को लेते हैं। कैपिटल M, सबसे पहले हम इस ब्लॉक को कंसीडर करते हैं और ऑब्जर्वर को बनाते हैं यहां पर। ये हो गया ऑब्जर्वर। तो ये इनर्शियल फ्रेम होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये बताओ। ये इनर्शियल फ्रेम होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम होगा, क्योंकि हमने इसको जमीन पर कंसीडर किया है, एक जगह स्टेशनरी कंसीडर किया है, ठीक है। अब आप सिर्फ इस पर लगने वाले फोर्स देखो, तो इस पर एक लग रहा था, इसका वेट कितना होगा, वेट कितना होगा, कैपिटल mg। और रिएक्शन फोर्स ये हो गया R1, ठीक है। दूसरा, इस पर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन R2, क्योंकि हमें मालूम है जो भी नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स होते हैं ये हमेशा पेयर में लगते हैं, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स कौन सा लगेगा, R2। दूसरा फोर्स इस तरह का लगेगा, इस तरफ R2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। इतना क्लियर है? कौन सा फोर्स लगाया, ये वाला। देखो ये फोर्स पेयर में था ना, R2, तो ये वाला भी R2 होगा, ठीक है ना। तो जब हम बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाएंगे तो ये वाला लेंगे, और छोटे वाले का बनाएंगे तो ऊपर वाला लेंगे, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, ये बता दो सब लोग, ठीक है। एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा रहेगा, कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। एम को थोड़ी देर हम अलग कर देते हैं। चलो अब आप ये बताओ, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्यों होगा, ये थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये इसका परपेंडिकुलर है तो फिर से हो जाएगा थीटा। अब आप R2 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इस R2 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक थीटा की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एक थीटा की डायरेक्शन में R2 cos थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में R2 sin थीटा, ठीक है। यहां तक बात ठीक है ना। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये वाला ब्लॉक पीछे आएगा, तो पीछे कौन लेके जाएगा, बिना फोर्स के तो कोई ब्लॉक चलता नहीं है, तो इसको इस तरफ ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, सिर्फ एक फोर्स R2 sin थीटा, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, इसकी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे R2 sin थीटा इक्वल टू R2 sin थीटा, इस तरफ लगने वाला फोर्स है, इस तरफ कोई लगने वाला फोर्स है क्या, इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M, और इसका एक्सीलरेशन लिया था A0,
ठीक है ना। ए नॉट लिया था इसका एक्सीलरेशन, तो हो जाएगा एम ए नॉट r2 sin थीटा इक्वल टू एम ए नॉट, इक्वेशन नंबर 1। और क्या होगा, ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की, ठीक है। देखो ये ना तो नीचे गिर रहा है ना ये ऊपर उड़ रहा, ठीक है। तो टोटल नीचे वाले फोर्स इक्वल टू टोटल ऊपर वाले फोर्स, ठीक है ना। तो नीचे वाले टोटल फोर्स कौन कौन से हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल एम जी ये नीचे है, साथ में R2 cos थीटा, R2 cos थीटा ये भी नीचे होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा R1, इक्वेशन नंबर 2। देख लो सब लोग, ठीक है। ये नीचे है, ये भी नीचे है, ऊपर वाला फोर्स, ठीक है। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है। इसकी इक्वेशन कंप्लीट समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसके ऊपर रखा है स्मॉल एम मास का पार्टिकल, और आपको ये मालूम है कि अगर हम नीचे से खड़े होकर, जमीन से खड़े होकर इसकी एनालिसिस करेंगे तो हमें एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, इस ब्लॉक के ऊपर खड़े होकर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अब हमें इसका मोशन कैसा नजर आएगा, हमें इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नजर आएगा, और इसका एक्सीलरेशन ले लिया ए, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, तो आप ये देखो, इस पर नीचे की ओर कितना लग रहा था, नीचे की ओर फोर्स लग रहा था mg, ठीक है ना। नीचे की ओर फोर्स लगा लेते हैं स्मॉल mg। रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, या कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा R2, ये फोर्स हो गया R2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। एंगल हो गया थीटा। इस आदमी को इसका मोशन कैसा नजर आएगा, नीचे जाता हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो, अगर कोई आदमी इस तरह से रखा हो, इस तरह से हो, तो हम लोग कौन कौन से फोर्स कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये आदमी ऐसे इस तरह से दिख रहा है मोशन, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम किसको ले लेंगे, ये वाले फोर्स हो गए हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये वाले फोर्स हो गए वर्टिकल फोर्स। तो सारे फोर्स को आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल और इस तरह से वर्टिकल, इस एक्सिस पर आप डिवाइड करो, ठीक है ना। तो आप ये देखो, ये mg है, एंगल है थीटा, mg के दो कंपोनेंट करोगे, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये नीचे कौन लेके जाएगा इसको, mg sin थीटा, ठीक है ना, और R2 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg cos थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अब इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब आप एक बात और बताओ, अगर ये आदमी इस ब्लॉक के ऊपर है, ब्लॉक चला जा रहा है ए नॉट से, तो ये आदमी खुद कहां जाएगा, ये आदमी कहां जाएगा, ये भी इसी तरफ जाएगा ना, पीछे जाएगा, ए नॉट से जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये इनर्शियल फ्रेम हो गया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, कौन सा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, एक स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। स्यूडो फोर्स कहां लगाओगे, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। हाँ, अब आप ये देखो, देखो ये ब्लॉक हो गया, अब हम केवल इसके फोर्स ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। अब हमें कौन से फोर्स चाहिए, इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब हम सिर्फ ये दो फोर्स लिखेंगे, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स, ठीक है ना। तो आप ये देखो, इस पे नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा,
एम जी साइन थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? एक फोर्स लग रहा है इस पर R2, R2 यहां पर है, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, ठीक है। अब आप ये बताओ, हमने आपको बताया था ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है ये इस तरफ जाएगा ए नॉट के एक्सीलरेशन से, ठीक है। तो इस पर क्या लगेगा? एक स्यूडो फोर्स लगेगा इस तरफ। कितना होगा स्यूडो फोर्स? जिस बॉडी को देख रहा है, स्मॉल एम बॉडी को, इसका मास और देखने वाले का एक्सीलरेशन एम ए नॉट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा। अब हम इस एम ए नॉट के दो कंपोनेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम केवल इस लाइन पर और इस लाइन पर सारे फोर्स लाना चाहते हैं। तो एम ए नॉट के दो कंपोनेंट करो, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे? ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा, ये वाला कंपोनेंट एम ए नॉट कॉस थीटा, एम ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर ऊपर वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एम ए नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब एम ए नॉट को हटा दें, इसके कंपोनेंट हो चुके हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब इस छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिखते हैं इक्वेशन। तो आप ये देखो, ये ना तो रखा रखा ऊपर जा रहा है, ना अपने आप नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले सारे फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले फोर्स कौन कौन से हैं? R2 प्लस एम ए नॉट साइन थीटा इक्वल टू, नीचे वाले फोर्स कौन से हैं? एम जी कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आप ये देखो, इसका मोशन इसको दिखाई कैसा देगा? नीचे जाता हुआ। और हमने एक्सीलरेशन क्या लिया था इसका? ए, ठीक है ना। सबसे शुरू में ही डिफाइन कर लिए थे कि इसका एक्सीलरेशन ए है और इस वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन है ए नॉट, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, नीचे लाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? एम जी साइन थीटा प्लस इसके कंपोनेंट हमने कर लिए थे एम ए नॉट कॉस थीटा, एम ए नॉट कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू आ जाएगा एम ए, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप ये देखो, हमारे पास चार अननोन है, चार इक्वेशन है। अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है? R1 R2 ए नॉट और ए, ठीक है ना। और चार इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रही, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए नॉट की वैल्यू आएगी एम जी साइन थीटा कॉस थीटा ओवर एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, और ए की वैल्यू आएगी एम प्लस एम जी साइन थीटा ओवर एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस तरह से ए नॉट और ए की वैल्यू आ जाएगी।